हाँ जी, तो आज मैं आपको ये इससे इससे दो एंगल्स को कंपेयर करना सिखाऊंगी, दो से ज्यादा एंगल्स को कंपेयर करना सिखाऊंगी कि कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा एंगल छोटा है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम लोग सुपर इम्पोज करके एंगल को कंपेयर कर सकते हैं। आज हम इस ट्रांसपेरेंट सर्कल की मदद से देखेंगे कि कैसे हम दो एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो स्वागत है आपका शिव कोचिंग क्लासेस पे। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5। हमने जो चैप्टर शुरू किया था क्लास 6 गणित प्रकाश की मैथमेटिक्स की जो बुक है उसका चैप्टर 2 हमने शुरू किया था, लाइंस एंड एंगल्स, उसका पार्ट 5। एंड इट्स माय सजेशन कि अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 to 4 नहीं देखा है तो प्लीज फर्स्ट गो एंड वॉच देम। आज पार्ट 5 में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं बिना सुपर इम्पोज किए। तो टू क्रेन्स आर आर्ग्यूइंग विथ हु कैन ओपन देयर माउथ वाइडर, हु इज मेकिंग अ बिगर एंगल। यहाँ आपको दिख रहा है दो क्रेन है, ये आपस में आर्ग्यू कर रही है कि किसने अपना मुंह ज्यादा खोला है, किसका मुंह ज्यादा वाइडर ओपन है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके मुंह के बीच में देखिए क्या बन रहे हैं, यहाँ पर एंगल्स बन रहे हैं। अगर आप ढंग से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एंगल फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे इस क्रेन ने भी अपना मुंह खोला है तो यहाँ पे भी हमारे पास एंगल फॉर्म हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये एंगल हम लोग क्या करेंगे कि हमें पता लगाना है कि कौन सा एंगल बड़ा है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने ट्रांसपेरेंट सर्कल यहाँ पे रख दिया। ठीक है, इस सर्कल का कुछ ना कुछ सेंटर है, मान लो ये इस सर्कल का सेंटर है। अब इस सेंटर को मुझे बार बार चेंज नहीं करना। ये देखिए मैंने इस सर्कल का सेंटर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब ये ट्रांसपेरेंट, अब ये सर्कल का सेंटर मैंने यहाँ जहाँ दोनों रेज मेरी मिल रही है, एक रे मेरी ये रही है ना, और एक रे मेरी ये रही, और दोनों रे जहाँ मिल रही है वहां मैंने सर्कल का सेंटर पुट किया और एक लाइन यहाँ पे, और मैंने ये यहाँ पे एक डॉट लगा दिया। जहाँ ये रे मेरी मिल रही है ना वहां मैंने ये उसी तरह से जहाँ ये दूसरी रे सर्कल पे आ रही है वहां भी मैं एक छोटा सा इस तरह से डॉट लगा देती हूँ। ये देखिए मैंने इस तरह से पेन से डॉट लगा लिए ताकि आपको इजीली दिख रहा है। ये जहाँ दोनों एंगल मिल रहे हैं वहां मैंने सेंटर मान लिया सर्किल का, और ये यहाँ पे एक लाइन मिल रही है तो ये यहाँ पे डॉट लगा दिया, एक यहाँ डॉट लगा दिया। अब सेम का सेम सर्कल देखिए मैंने उठाया, इस पे 3 डॉट लगे हुए हैं। अभी जो सर्कल का सेंटर है वो मुझे दूसरे एंगल पे रखना है। वो मैंने यहाँ दूसरे एंगल पे जहाँ दोनों रेज मिल रही है, देखिए यहाँ पे भी एक रे ये रही और एक रे ये रही, और दोनों रे यहाँ इसके यहाँ माउथ पे मिल रही है, तो मैंने वहाँ सेंटर रख दिया। और अब आपको ऐसे रखना है कि सेंटर और ये वाली जो लाइन है, मतलब एक कोई सी भी रे और सेंटर तो बिल्कुल जो पहले वाला था वही मैच हो। जैसे सेंटर यहाँ मैच हो गया, ये यहाँ मैच हो गया। ठीक है, अब जो दूसरी वाली इसकी रे है वो तो यहाँ आ रहा है ना डॉट, देखिए कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, दिख रहा है आपको। दूसरी वाली जो रे है उसका डॉट यहाँ पर आ रहा है। तो अब आप इस सर्कल को उठा करके कंपेयर कर सकते हैं। देखिए कौन सा एंगल आपको बड़ा दिख रहा है। अगर आप ढंग से देखेंगे तो ये वाला जो एंगल है, एक तो हमारा एंगल ये वाला बन रहा है और एक हमारा एंगल ये वाला बन रहा है, मतलब दोनों की ये वाली लाइन तो कॉमन है। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला जो एंगल है ये छोटा है किससे, इस वाले एंगल से। यानी कि कौन सी, ये वाला एंगल किसका आया था, बाहर वाला एंगल इस वाली क्रेन का आया था ना, यानी कि इस वाली क्रेन ने इस वाली क्रेन से ज्यादा माउथ ओपन कर रखा है। तो इस तरह से ट्रांसपेरेंट सर्कल की मदद से आप दो या दो से ज्यादा एंगल को कंपेयर कर सकते हो बिना सुपर इम्पोज किए। पहले हम क्या कर रहे थे, एक एंगल को दूसरे एंगल के ऊपर रख रहे थे, बताया था ना मैंने आपको कि हम क्या कर रहे थे। जैसे हमारे पास ये एक एंगल है, इस एक एंगल को हम ऐसे पूरा सुपर इम्पोज कर रहे थे दूसरे एंगल के ऊपर। लेकिन अगर आपको बिना सुपर इम्पोज किए किसी एंगल्स को कंपेयर करना है तो यू कैन यूज लाइक दिस ट्रांसपेरेंट सर्कल, जो आप बटर पेपर से बना सकते हैं। जिस तरह से मैंने पॉलिथीन की पेपर से बनाया, आप भी इस तरह से बना सकते हैं ट्रांसपेरेंट सर्कल, और उससे दो या दो से ज्यादा एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने पता लगाया कि कौन सी क्रेन ने ज्यादा मुंह ओपन कर रखा था। अब हम इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। Before one could trace this angle, superimpose them and then check, but we can do it without superimposition. Suppose we have a transparent circle which can be moved and placed on a figure, and can we use this for comparison? Let us place the circular paper on the angle made by the first crane. The circle is passed in such a way that the center is on the vertex of the angle. वही मैंने आपको बताया कि सर्कुलर पेपर को आपको एंगल के ऊपर कुछ ऐसे रखना है कि उस एंगल का जो वर्टेक्स है वो इस सर्कल के सेंटर से कोइंसिडेंट करे, कोइंसाइड करे, यानी उसके ऊपर हो। यानी ये जो एंगल आपका बन रहा है, देखिए यहाँ से और आपको समझ में आएगा अच्छे से, ये एंगल है तो ये दोनों रेज जहाँ मिल रही है वर्टेक्स है, तो एंगल का जो वर्टेक्स है और सर्कल का जो सेंटर है वो एक जगह होना चाहिए। उसको आपने, एंड लेट अस मार्क द पॉइंट ए एंड बी ऑन द एथ सर्कल एट द पॉइंट वेयर द आर्म्स ऑफ एंगल पासेस थ्रू द सर्कल। मतलब एंगल की जो आर्म्स सर्कल से जहाँ पास हो रही है वहां हमने 2 पॉइंट लगा दिए और उनको नाम दे दिया ए और बी। ठीक है, अब उस सेम सर्कल से
हम लोग क्या करेंगे, उसको जो सेकंड क्रेन ने जो एंगल बनाया उसके वर्टेक्स पे रखा है। अब रखा कुछ ऐसे है कि जो सेकंड वाला एंगल है उसका वर्टेक्स और उस सर्कल का सेंटर इस तरह से कोइंसिडेंट करे, और कोई सी भी एक आर्म जो है वो दूसरी आर्म के ऊपर ऐसे, मतलब कि यहाँ से जो ओए बनी थी ना वो यहाँ हम इसके ऊपर रख देंगे। अब हम देखेंगे कि जो हमारे आर्म से, कैन यू वेल विच एंगल इज बिगर। अब आपको अच्छे समझ में आ रहा है कि यहाँ देखिए जो सेकंड क्रेन का एंगल बन रहा था उसका पॉइंट यहाँ पे वाई की तरफ आ रहा था और पहली वाले क्रेन का बी की तरफ आ रहा था, तो ये वाले नीचे वाले तो सेम ही हुए। तो आपको खुद को ही पता चल रहा है कि ए ओ वाई बड़ा है या ए ओ बी बड़ा है। ऑब्वियस ही बात है ए ओ बी बड़ा है क्योंकि उससे बाहर जा रहा है और ये इसके अंदर आ रहा है, तो सेकंड क्रेन ने जो है वो माउथ को कम खोला हुआ है। दूसरा है, इफ यू कैन मेक अ सर्कुलर पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट पेपर, ट्राई दिस मेथड बाय कंपेयरिंग एंगल्स इन फिगर 2.10 विथ ईच अदर। सो आपका फिगर 2.10 यही है, इसी को आपको ट्रांसपेरेंट सर्कल इस तरह से बनाकर आपको खुद से ट्राई करना है। और अगर आपको सच में समझ में आ जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा कि हाँ मैम देखिए हमने ट्रांसपेरेंट सर्कल बनाया है और हमने एंगल्स को कंपेयर भी किया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेकिंग रोटेटिंग आर्म। अब आपको रोटेटिंग आर्म बनाने के लिए क्या चाहिए, इस तरह से आपको एक पेपर क्लिप चाहिए और इस तरह से दो आपको स्ट्रॉ चाहिए, है ना, स्ट्रॉ जो अपन नारियल पानी वगैरह पीते हैं ना वो स्ट्रॉ आपको चाहिए और इस तरह से एक पेपर क्लिप चाहिए। अब आपको क्या करना है कि जो ये पेपर क्लिप है इस तरह से खोलेंगे। देखिए मैं आपको डेमो देती हूँ, देखिए मैं आपको रोटेटिंग आर्म बनाकर ही दिखा देती हूँ। मान लीजिए ये आपके पास 2 पेपर स्ट्रॉज हैं, ये मतलब मैंने बनाई है टेम्परेरी स्ट्रॉज है, और ये आपके पास इस तरह से एक पेपर क्लिप है। तो पेपर क्लिप के दोनों साइड होल है, तो आपको क्या करना है, एक जो स्ट्रॉ है उसको इस तरह से यहाँ से इसमें इंसर्ट करना है और एक जो दूसरा होल है पेपर क्लिप में उसको आपको यहाँ से इसमें इंसर्ट करना है। ये देखिए हमारी रोटेटिंग आर्म तैयार हो चुकी है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से कितनी ब्यूटीफुल रोटेटिंग आर्म हमारी तैयार हुई है। और ये देखिए इनके बीच में यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल फॉर्म हो रहा है। वेरी गुड, देखिए आप अच्छे से देख पा रहे होंगे इसे। हाँ, तो ये हमारी रोटेटिंग आर्म तैयार हो गई। इसी तरह से अलग अलग एंगल के आपको रोटेटिंग आर्म तैयार कर लेनी है। जैसे ये हमारा एक अलग एंगल बन रहा होगा, एक आप ऐसे कर लेंगे और ऐसी 2-4 पेपर से आप कुछ ऐसे तैयार कर लेंगे और इस तरह से अलग अलग रोटेटिंग आर्म आपको तैयार कर लेनी है। Now make several rotating arms with different angles between arms and arrange the angles you have made from smallest to largest। इस तरह से जब आप बहुत सारी रोटेटिंग आर्म से अलग अलग तरह के एंगल बनाएंगे, छोटा बड़ा जैसा भी आप बनाना चाहें, तो उनको छोटे से बड़े अरेंज करना है। जैसे सबसे पहले छोटा एंगल रखा, फिर उससे थोड़ा बड़ा एंगल, फिर उससे थोड़ा बड़ा एंगल, उससे थोड़ा बड़ा एंगल, इस तरह से आपको एंगल को असेंडिंग ऑर्डर में यानी छोटे से बड़े, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में अरेंज करना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सा एंगल छोटा है कौन सा एंगल बड़ा है, तो आप सुपर इम्पोज करके देख लेंगे ना। एक सारे एंगल जितनी भी रोटेटिंग आर्म बनेगी उनको एक के ऊपर रखकर आप देख लेंगे कि कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा सबसे बड़ा है। एंड पासिंग थ्रू अ स्लिट। अब ये स्लिट क्या होता है देखिए, अभी मैं आपको स्लिट भी बताती हूँ। और आपको क्या करना है, अपनी जितनी भी रोटेटिंग आर्म बनाई है, जब आप स्लिट के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्टिविटी करेंगे, तो ये जो एंगल्स है वो फिक्स होना चाहिए। एंगल आप बार बार इस तरह से मूव नहीं करेंगे। सभी अपने, जैसे आपने सपोज करो इस एंगल को यहाँ से ऐसे फिक्स कर दिया है ना, रोटेटिंग आर्म ये वाली हमारी, तो क्या ये पिन हमने टेम्पररी बनाई है, बट जो पेपर क्लिप आती है वो जल्दी से आपकी फोल्ड नहीं होती है। ये देखिए इस तरह से पेपर क्लिप से आपने अलग अलग एंगल्स बना लिए, छोटा बड़ा आपने सबको अरेंज कर लिया है, ठीक है। और इस तरह से आपने एक बोर्ड लिया है, बोर्ड के ऊपर आपने इनमें से कोई सा भी एक एंगल लिया जो आपकी इच्छा है, उस एंगल को लिया और उस हिसाब से उस कार्डबोर्ड को आपने कट कर लिया। उसके ऊपर इस तरह से आपने स्लिट डिजाइन कर दी। क्या डिजाइन कर दी है, स्लिट। इनमें से कोई सा भी एक एंगल लिया, ऐसे रखा और इस कार्डबोर्ड को उस शेप का आपने काट लिया। अब आपने क्या करा, जितने भी रोटेटिंग आर्म्स थे उन सबको मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद अब आपको नहीं पता कि आपने कौन सा एंगल रख के स्लिट पे कट किया था। अब आप सारी स्लिट से चेक करेंगे कि कौन सी स्लिट के बराबर ये एंगल है। अगर जिस स्लिट से आपने कट किया था अगर एग्जैक्ट वही स्लिट आई तो बिल्कुल उसके अंदर वो इस तरह से फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और सपोज करो कि जो एंगल आपने उठाया अगर वो इस स्लिट से बड़ा है, अगर वो इस स्लिट से बड़ा है, ठीक है, तो उसका जो एक आर्म है वो स्लिट से बाहर जाएगा। लेकिन सपोज करो आपने जो एंगल उठाया है, रोटेटिंग आर्म जो आपने उठाई है, अगर वो स्लिट से छोटी है तो उसकी एक आर्म जो है वो इस तरह से स्लिट के अंदर आएगी। सो आप पता कर पाएंगे अगर आपका एग्जैक्ट स्लिट के अंदर आ रही है वो रोटेटिंग आर्म, इट मीन्स एंगल इक्वल है। अगर वो जो आपकी रोटेटिंग आर्म है वो स्लिट से बाहर जा रही है, स्लिट से बाहर जा रही है, इट मीन्स कि वो जो एंगल है वो
स्लिट से बड़ा है, उसी तरह से अगर वो जो एंगल है, जो रोटेटिंग आर्म है, वो स्लिट के अंदर आ रही है, इसका मतलब कि जो आपकी रोटेटिंग आर्म है वो स्लिट से छोटी है. So only the pair of rotating arm where the angle is equal to the slit passes through the slit. Note that the possibility of passing through the slit depends only on the angle between the rotating arm, not on their length. यहाँ देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ये देखिए आपके सामने यहाँ 2 एंगल्स है, एक एंगल ये रहा यहाँ पर और एक एंगल यहाँ रहा इनके बीच में, ठीक है. तो आपको बताना है, बताइए ये वाला एंगल बड़ा है, ये वाला एंगल बड़ा है. तो बहुत से बच्चे जल्दी से बोल देंगे मैम ये वाला एंगल बड़ा है. वो कैसे देख रहे हैं? वो इस आर्म्स की लंबाई को देख रहे हैं, वो इसको नहीं देख रहे हैं. अब एंगल कैसे बड़ा होता है, हमें यहाँ लेंथ नहीं बतानी, एंगल बड़ा होता है रोटेशन. तो यहाँ देखिए रोटेशन इतना सही हुआ है, लेकिन यहाँ रोटेशन इतना सारा हुआ है, मतलब कि ये वाला एंगल बड़ा है. तो ये आर्म्स की लेंथ से हम ये नहीं बताते कि कौन सा एंगल बड़ा है, बट हम ये रोटेशन देख के बताते हैं कि कौन सा एंगल बड़ा है. अब जैसे यहाँ पे 2 एंगल है, ठीक है, एक एंगल हमारा ये रहा यहाँ बीच में और एक एंगल हमारा ये रहा यहाँ बीच में. तो हम ये इनकी लंबाई नहीं देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, रोटेशन कितना ज्यादा हुआ. सपोज करो कि अगर मैं इस एंगल को इस तरह से ऐसे यहाँ से इसकी जो आर्म्स की लेंथ है उनको मैं ऐसे कट भी कर दूं, है ना, उनको मैं ऐसे कट भी कर दूं, तो और अगर ये एंगल इस तरह से है, चाहे इसकी आर्म्स छोटी है, चाहे इसकी आर्म्स छोटी है, लेकिन फिर भी ये एंगल छोटा है और ये वाला एंगल बड़ा है, क्योंकि देखिए 90 से ज्यादा जा रहा है. समझ में आ रहा है आपको? अगर मैं इस तरह से इसको खोल के रखूं तो ये देखिए 90 से ज्यादा है. 90 तो बिल्कुल ऐसे एल बनाता है ना, आपका एल बनाता है, लेकिन ये तो एल से भी ज्यादा जा रहा है. तो ये वाला एंगल छोटा और ये वाला एंगल बड़ा है. हमें आर्म्स की लेंथ को नहीं देखना है, हमें इस रोटेशन को देखना है. यहाँ जैसे हमें एक चैलेंज दे रखा है कि रिड्यूस द एंगल, तो मैंने आपको बताया ना कि रिड्यूस एंगल करने के लिए हमें इस तरह से कट कर देंगे तो एंगल रिड्यूस नहीं होगा. एंगल रिड्यूस होगा हमारा कि जब हम उसके रोटेशन को कम कर देंगे. जैसे सपोज करो अभी मेरे पास ये वाला एंगल है, ठीक है, और मैं इसको अगर यहाँ से कट कर दूं, यहाँ से जैसे मैंने इसको कट कर दिया, तो ये एंगल मेरा छोटा नहीं हुआ है. तो ये एंगल मेरे दोनों के दोनों बराबर है. एंगल मेरा छोटा कब होगा? जब मैं इसका जो रोटेशन है, मैं इसका रोटेशन कम कर दूं. अगर मैं इसका रोटेशन बढ़ा दूं तो एंगल बढ़ जाएगा, मैं इसका रोटेशन कम कर दूं तो एंगल छोटा हो जाएगा. यहाँ आर्म्स को कट करने से एंगल को रिड्यूस नहीं कर सकते. तो अगर आप मैथ्स के कॉन्सेप्ट को इतने ही मजेदार तरीके से और इतने अच्छे से सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल के फॉर्म में सीखना चाहते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा पार्ट 6. तो जल्दी से आपको पार्ट 6 मिल जाएगा. और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, एंड मैथ्स को इसी तरह से मजेदार तरीके से पढ़ते रहिए.